पति और पत्नी को एक दूसरे के जीवन साथी की संज्ञा दी गई है, लेकिन कई बार ये जीवन साथी जीवन में एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अलग है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप इस वक्त स्टोरी विद आर एस चैनल पर। योगेश नाम का एक लड़का सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है, क्योंकि आज उसे जरूरी काम से कानपुर जाना था। वो मन में अपने काम के प्रति विचार विमर्श करते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। भीड़ भाड़ के बीच वो अपने सामान्य डिब्बे में बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। उसकी सीट ऊपर थी। वो आराम से अपना सामान रखकर सो जाता है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। आगे चलकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और जैसे ही वहां से सवारियों को लेकर चलती है तो अचानक योगेश की आंख खुल जाती है और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके नीचे वाली सीट पर उसकी 6 साल पहले तलाक ले चुकी पत्नी बैठी हुई थी। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि योगेश के लिए ये मंजर कैसा रहा होगा। खैर, हम अपनी बात पर वापिस लौटते हैं। जब योगेश और रागिनी की आपस में नजरें मिलती हैं तो रागिनी अपनी नजरें फेर लेती है और खिड़की की ओर देखने लग जाती है। योगेश अपनी सीट से नीचे उतरता है और रागिनी के पास बैठे लड़के के साथ अपनी सीट का बदला कर लेता है, यानी कि वो लड़का योगेश की सीट पर चला जाता है और योगेश उस लड़के की सीट पर आकर रागिनी के पास बैठ जाता है। योगेश रागिनी को 6 वर्ष बाद देख रहा था। अब उसमें वो बात नहीं थी, क्योंकि रागिनी अब पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी थी। उसका रंग काला पड़ चुका था। उसने एक पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। योगेश ने झिझकते हुए पहला सवाल किया, क्या आपने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? रागिनी ने सिर हिलाकर ना कहते हुए जवाब दिया। यही सवाल रागिनी ने भी योगेश से किया और योगेश ने भी सिर हिलाकर जवाब ना में दिया। इसके बाद योगेश पूछता है कि आप इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो रागिनी बताती है कि उसकी माँ उसके बड़े भाई के साथ कानपुर में रहती है और आजकल उसकी तबीयत खराब चल रही है। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए उनके पास जा रही हूँ। रागिनी भी यही सवाल योगेश से करती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो योगेश कहता है कि मैं भी कुछ काम से कानपुर ही जा रहा हूँ। दोनों की आपस में बातें चल रही थी। तभी एक आइसक्रीम बेचने वाला ट्रेन में आ जाता है। योगेश रागिनी की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि क्या आप आइसक्रीम खाओगी? क्योंकि योगेश को पता था कि रागिनी को आइसक्रीम पसंद है। पहले तो रागिनी मना कर देती है, लेकिन फिर कहती है कि मैं आइसक्रीम तो खा लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि पैसे मैं खुद दूंगी। योगेश उसी शर्त को मान लेता है और 2 आइसक्रीम ले लेता है। अब दोनों की आइसक्रीम घटती जा रही थी और बातें बढ़ती जा रही थी। योगेश ने पूछा कि तुम आजकल क्या करती हो? तो रागिनी ने जवाब दिया कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और वहां से मिले पैसों से ही अपना गुजारा चलाती हूँ। योगेश ने कहा कि जब हमारा तलाक हुआ था उस वक्त आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि योगेश आपको 30 लाख रुपए देगा, लेकिन आपने वो पैसे लेने से मना कर दिया। अगर आप वो पैसा ले लेती तो आपको आज कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करनी पड़ती। हो सकता आपके पास आज खुद का स्कूल होता। रागिनी भावुक होकर कहती है कि अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती तो मेरा ईमान मुझसे बार बार सवाल करता कि आप किसके पैसों के सहारे जिंदगी जी रही हो। हाँ, मेरे लिए 30 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मेरा ईमान नहीं माना। योगेश कहता है कि गलती तो सारी मेरी ही थी। मैं शराब पीकर आपको परेशान करता था, लेकिन अब मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको परेशान किया और मैं इतना दुखी हुआ कि उसके बाद मैंने शराब पीना ही छोड़ दिया। रागिनी कहती है, बहुत अच्छा किया, आप ठोकर खाकर सुधर गए। वो पूछती है कि माँ अब कैसी है? इस बात पर योगेश रो पड़ता है। वो कहता है कि उसकी तबीयत हमारे तलाक के बाद ही बहुत खराब चल रही थी। वो बार बार मुझसे एक ही सवाल करती रहती थी कि बेटा बहू को कब लाओगे, लेकिन उसको कौन समझाए कि तलाक के बाद बहू हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। वो इसी चिंता में एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ और खर्चा पानी चलाने के लिए कोई छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। बस अब तो मैं जिंदगी को जी नहीं रहा बल्कि काट रहा हूँ। अब रागिनी का दिल भी पिघलने लगा था। वो योगेश के हालात को समझ चुकी थी। दूसरी ओर योगेश भी रागिनी की भावना को समझ चुका था। इन्हीं बातों के चलते कानपुर रेलवे स्टेशन आ जाता है। ट्रेन से उतरकर योगेश पूछता है कि आप वापस कब आओगी? वो कहती है कि मैं आज रात को माँ के पास रहूंगी और कल सुबह 8 बजे वाली ट्रेन से निकलूंगी। योगेश कहता है कि मैं 2 टिकट ले लूंगा और आपको ट्रेन के वक्त यहीं पर मिलूंगा। ये कहकर दोनों अपने अपने काम से चले जाते हैं। सोचिए, वो एक रात की दूरी
दोनों ने कैसे काटी होगी। योगेश रागिनी से मिलने की उम्मीद लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पर 7 बजे ही चला आता है और बेसब्री से रागिनी का इंतजार करने लगा। लेकिन सुबह के 8:30 बज चुके थे। ना अब तक ट्रेन आई थी और ना ही रागिनी। योगेश की उम्मीदें अब टूटने लगी थी। लेकिन अचानक उसकी नजर रागिनी पर पड़ी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रागिनी पूछती है कि आप 8 बजे वाली ट्रेन से गए नहीं। तो योगेश कहता है कि ट्रेन आज 1 घंटा लेट है। जब तक ट्रेन आती है तब तक आपकी मनपसंद चीज आइसक्रीम खा लेते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। योगेश पूछता है कि आपकी माँ कैसी है। तो रागिनी कहती है कि हाँ, अब तो ठीक है। रागिनी कहती है कि मैं आपके साथ 5 साल तक रही और मैंने बहुत कोशिश की कि आप शराब पीना छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अगर उस वक्त आप मेरी बात मान लेते तो ये नौबत नहीं आती। आपकी वजह से मेरे 2 गर्भपात हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे 2 बच्चे होते। कुछ देर बाद रागिनी का स्टेशन आ जाता है जहां उसे उतरना था। योगेश कहता है कि आपका स्टेशन आ गया है। लेकिन रागिनी आज इस स्टेशन पर उतरना नहीं चाहती थी क्योंकि अब उसकी मंजिल बदल चुकी थी। वो योगेश के कंधे पर सिर रखकर रोने लग जाती है और कहती है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं मायके नहीं बल्कि ससुराल जाना चाहती हूँ और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। योगेश और क्या चाहता था। रागिनी 6 वर्ष बाद अपने ससुराल पहुंचती है और दोनों बड़े प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी को लेकर आपकी कोई राय है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।